मांगेराम खाना खाकर जैसे ही सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगा तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप अभी नहीं सो सकते। मांगेराम ने कहा कि मैं सारा दिन दौड़ भाग करके थक जाता हूँ। अब इससे अधिक और जागने की हिम्मत मुझ में नहीं बची है। लेकिन उनकी पत्नी ने शिकायत भरे लहजे में कहा कि सुबह आपको दुकान पर जाने की जल्दी होती है और शाम को आप क्यों थके हारे वापस लौटते हैं, तो आपको आराम करने की जल्दी होती है। आप मुझे एक बात बताओ कि यदि मैंने आपसे कोई बात करनी है तो किस समय करूं? मरता क्या न करता, मांगेदार वफादार पति की भांति पत्नी के सामने सिर झुकाकर बैठ गए और बोले, जो रामायण सुनानी है जल्दी से सुनाओ और बताओ मुझे। तब मांगेराम की पत्नी ने कहा कि घर में रामायण सुनने सुनाने का नहीं, महाभारत का माहौल बना हुआ है। एक आप ही हो कि सब कुछ देखते सुनते हुए भी न जाने क्यों अनजान बनी रहती हो। मांगेराम ने कहा कि मुझसे यह पहेलियों वाली भाषा में तो बात करो मत। जो कुछ भी कहना है सीधे कहो और स्पष्ट भाषा में बताओ। मांगेराम की पत्नी ने कहा कि बिरादरी वाले हमारे बाबूजी के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं, तुम्हें उसकी कुछ खबर है या नहीं? मांगेराम को कहना पड़ा कि मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं जो तुम्हारे दिल की बात बिना कहे कुछ कहे ही जान लूंगा। आखिर क्या बातें कर रहे हैं हमारे रिश्तेदार, जो कुछ भी है सही सही बता दो। अब धर्मपत्नी जी ने साफ साफ कहना शुरू किया कि तुम अपने बाबूजी को कुछ समझाते क्यों नहीं? मांगेराम ने कहा कि यह तुम क्या कह रही हो, वो उम्र में मुझसे बड़े हैं और बड़े होने के साथ साथ बहुत अधिक समझदार भी हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम उन्हें मुझे समझाने के लिए बोल रही हो? भला मैं उन्हें किस बात के लिए और कैसे समझा सकता हूँ? मांगेराम की पत्नी ने कहा कि तुम कसम खाकर कहो कि तुम बाबूजी के इरादों के बारे में कुछ नहीं जानते। तब मांगेराम ने कहा कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम अपने दिल की बात साफ साफ क्यों नहीं कहती। अब पत्नी ने कहा कि सारे मोहल्ले में अफवाह है कि तुम्हारे बाबूजी दूसरी शादी कर रहे हैं, तो क्या तुम्हें उनकी शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं है? आप जल्दी उनसे मिलकर सारी बात साफ करो। मांगेराम ने कहा, मैंने कुछ दिनों पहले ही इस बारे में उनसे बात की थी और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम फिक्र मत करो, समय आने पर कोई अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी भी दूसरी शादी करवा दूंगा। मांगेराम की पत्नी ने कहा कि ना तो इस समय मैं मजाक के मूड में हूँ और ना ही यह मजाक का मुद्दा है। क्या तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है? पत्नी के बार बार एक ही रट दोहराए जाने पर मांगेराम को कहना पड़ा कि तुम तो खामख्वाह लोगों की सुनी सुनाई बातों को ध्यान में रखकर दिल का ताड़ बना रही हो। हमारे पिताजी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वो इस तरह की बेवकूफ़ी भरी कोई भी हरकत नहीं करेंगे जैसा तुम सोच रही हो या फिर पड़ोसियों की बात मान रही हो। तब श्रीमती जी सारी रात यही राग अल्पती रही तो सुबह मांगेराम ने हिम्मत करके अपने पिता से सच्चाई जानने की कोशिश की। कुछ देर तक तो पिता ने घर में कहासुनी से बचने के लिए बात को टालने की कोशिश की, परंतु जब पति पत्नी दोनों ही उससे जिद के चलते टस से मस नहीं हुए, तब बाबूजी ने जवाब देते हुए अपने बेटे से कहा कि अपनी बीवी के सामने तो तू हर समय भीगी बिल्ली बना रहता है, आज मुझे आंखें दिखाकर यह कैसे धमकी दे दी? मांगेराम ने कहा, पिताजी मैं आपसे बहस तो करने नहीं आया, आप एक बार ठीक से बता दे कि गली मोहल्ले में आपकी शादी को लेकर जो अटकलें सुनने में आ रही हैं उसकी हकीकत क्या है? इससे पहले कि बाबूजी कुछ बोलते, मांगेराम की बीवी ने कहा, अब कुछ भी छिपाने से काम नहीं चलने का, क्योंकि मेरे पास आपके कारनामों का सारा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। पिताजी ने अपने क्रोध पर काबू रखते हुए कहा, बेटे यह क्या बिना सिर पैर की बातें कर रही हो? हाँ यह सच है कि अकेले रहते हुए इतना थक चुका हूँ कि मुझे भी एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत महसूस होती है जिसके साथ मैं अपने दुख सुख के
समय को बांट सकूं और उसके साथ बातें कर सकूं। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है। मांगेराम ने कहा कि कल तक तो आप दूसरों को यही समझाते थे कि बीवियां तो हमेशा दुख और परेशानी का कारण होती हैं। आपको याद ही होगा कि आपने ही कहा था कि रावण के बुरे दिन उस समय शुरू हुए थे जब वो दूसरे की पत्नी को अपने घर लेकर आया था। बाली ने सुग्रीव की पत्नी को जब रख लिया था तो राम ने उसे मार डाला था। इस प्रकार से आप तो पहले से ही दूसरों की पत्नियों को रखना गलत मानते हैं। राम को अपनी पत्नी वापस लेने के लिए भी महायुद्ध करना पड़ा था। आपने यह भी कहा था कि यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि दशरथ ने 3 शादियां करने की गलती की थी। आज अपने परिवार के ऊपर कीचड़ उछालते समय आपने एक बार भी नहीं सोचा कि समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी, कितनी गिरगिरी होगी। अब आपकी उम्र ही कितनी बची है जो आप यह गुल खिलाने निकले हैं और इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। पिता ने बेटे से बड़े ही धैर्य से कहा कि तुम लोगों में कमी यह है कि तुम किसी की बात को समझते कम हो और उससे पहले उसे समझाने की कोशिश करने लगते हो। नतीजन तुम सुलझने की बजाय उलझते अधिक हो। बेटा, तुम्हें हर समय पैसा कमाने से फुर्सत नहीं और तुम्हारी बीवी को अपने रिश्तेदारों के सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं देता। तुम्हारे बच्चे जो मुझसे कहानी सुनने के चक्कर में सारी रात सोने नहीं देते थे, आज उनके पास राम राम कहने का भी समय नहीं है। मुझे बताओ कि घर की दीवारों से बात करके जिंदगी कैसे गुजारूं। जहां तक रही दूसरी शादी की बात, तो ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो। हाँ, सुबह शाम पार्क में सैर करते हुए कभी कभार एक हम उम्र औरत से जरूर थोड़ी देर बातचीत कर लेता हूँ। आप लोगों को तो हमेशा उन्हीं के करीब रहना अच्छा लगता है जो आपको खुश रखते हैं, लेकिन आज तक तुमने एक बार भी उन लोगों के साथ बैठने के बारे में नहीं सोचा होगा जो तुम्हारे बिना खुश नहीं रह पाते हैं। ये उम्र हमारी इसी तरह की होती है। बाबूजी की कड़वी परंतु सच्ची बातें सुनकर जोड़ी अंकल मांगेराम की इतनी ही हिदायत देना चाहते थे कि सुनो सभी की, परंतु अपने माँ बाप की सबसे अधिक इज्जत करना, क्योंकि यही वो लोग हैं जो तुम्हारी हर जीत के लिए सब कुछ हारते रहते हैं और तुम्हारे हर दुख में बिना आवाज दिए भी सहारे के लिए खड़ी हुई है। इसलिए कभी भी बिना जांच परख किए अपने किसी बुजुर्ग पर दूसरी शादी जैसे बेबुनियाद आरोप मढ़ने की आदत को सदा के लिए यहीं पर रोक लगा दो। अपना मुंह खोलने से पहले अपना दिमाग खोलो, उस बारे में सोचो कि आखिर तुम क्या बोल रही हो और क्या करने वाली हो। दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें।